डियर स्टूडेंट्स, आज से हम एनसीईआरटी की क्लास 12 की सोशियोलॉजी की बुक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और पुस्तक भारतीय समाज, जो आपकी पहली पुस्तक है, उससे पहला चैप्टर आज हम समझ रहे हैं, जिसका टाइटल है भारतीय समाज एक परिचय। इस पार्ट में पहला जो विषय डिस्कस किया गया है वह समाजशास्त्र का नेचर, उसकी प्रकृति, समाजशास्त्र क्या है, इस विषय पे बात की गई है। तो समाजशास्त्र को अगर एक विषय के रूप में देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि जैसे अन्य विषय जैसे गणित, साइंस आदि का ज्ञान हमें औपचारिक या अनौपचारिक तरह से या तो विद्यालय में या अन्य संदर्भ में पढ़ना सिखाया जाता है, वहीं समाजशास्त्र के बारे में हमें लगता है कि हमें पहले से काफ़ी कुछ पता होता है। क्यों? क्योंकि हम समाज के बारे में जो ज्ञान है वो स्वाभाविक रूप से अपने आप ही प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारी बड़े होने की जो प्रक्रिया है उसका महत्वपूर्ण अंग है। और हम एक समाज में पले बड़े होते हैं तो हम ये मानते हैं कि स्वाभाविक रूप से उस समाज के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, जिस भी तरह के तौर तरीके हैं, वो सारी चीज़ें हमें हमारे सामने बिना पढ़े ही उपस्थित होती हैं और हम उन्हें सीखते रहते हैं। इस प्रकार हम सब लोगों को समाजशास्त्र के बारे में कुछ सहज ज्ञान या बोध होता है। अब अगला प्रश्न यह उठता है कि क्या, अगर हम इस विषय के बारे में जानते हैं, हमें इस विषय का सहज बोध या सहज ज्ञान है, तो क्या यह पहले से प्राप्त जो ज्ञान है वो सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र को पढ़ने में हमारी सहायता करता है या कहीं ना कहीं बाधक के रूप में काम करता है? तो इसके उत्तर में हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र में पहले से ही अपने आप प्राप्त किया हुआ सहज ज्ञान या सहज बोध समाजशास्त्र के लिए बाधक भी है और सहायक भी है। तो समाजशास्त्र को पढ़ने के लिए पहले से प्राप्त जो ज्ञान है वो आपको कोई मदद भी कर सकता है और वो किसी न किसी तरह की समस्या भी पैदा कर सकता है। अब पहले बात करें हम सहायता की, ये कैसे सहायक है। तो सहायक इसलिए क्योंकि आमतौर पर छात्र समाजशास्त्र से डरते नहीं हैं और उन्हें यह कॉन्फिडेंस होता है कि इसकी विषय वस्तु के बारे में उन्हें पहले से बहुत कुछ पता है, तो ये आसान होगा उनके लिए और वो इसके लिए एक तरह से कॉन्फिडेंट होंगे। जबकि अगर बाधा या समस्या के तौर पे देखें तो समाज की व्यवस्था, क्योंकि समाजशास्त्र जो है समाज के व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है, तो इस प्रकार की अध्ययन प्रक्रिया को सीखने और समझने के लिए यह आवश्यक है कि हमारे पास जो ज्ञान पहले से है हम उसे बिटा दें। क्यों? क्योंकि व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरह से अध्ययन करने के लिए हमें एक वस्तुनिष्ठ यानी एक ऑब्जेक्टिव विश्लेषण करने की ज़रूरत होती है और वो ऑब्जेक्टिव विश्लेषण हम हमारे पूर्वाग्रहों के साथ या हमारे पास जो पहले से समझ है उसके आधार पर नहीं कर सकते हैं। तो अब प्रश्न यह उठता है कि समाजशास्त्र को सीखने के प्रारंभिक चरण में मुख्यतः सामान्य बोध को भूलने की प्रक्रिया से शामिल क्यों होती है? अब ये अभी हमने बात की थी कि ये सहायक भी है, बाधक भी है। लेकिन हमने ये भी कहा कि सहायक हो सकता है, बाधक होने के बावजूद भी अगर हम समाजशास्त्र को पढ़ने की और सीखने की प्रक्रिया में संलग्न हैं, व्यवस्थित तरह से इसे सीखना चाहते हैं, तो हमें सामान्य बोध को भुला देना बेहतर होगा। इसके लिए ये कारण बताए गए हैं कि ये क्यों भूलना आवश्यक है। क्योंकि समाज के बारे में हमारा पहले से प्राप्त ज्ञान एक विशिष्ट दृष्टिकोण से प्राप्त किया होता है और यह विशिष्ट दृष्टिकोण आता है सामाजिक समूह या उस सामाजिक वातावरण से जिसमें हम सामाजिकृत हुए हैं। हमारा सोशलाइजेशन जिस एनवायरनमेंट में हुआ है, जिस सामाजिक ग्रुप में हुआ है, वह हमारे जो समाज के बारे में जो दृष्टिकोण है या जो ये सहज ज्ञान है उसको आगे बढ़ाता है। तो यानी ये केवल एक ही दृष्टिकोण, किसी एक स्पेसिफिक दृष्टिकोण से प्राप्त किया हुआ ज्ञान है। फिर दूसरी चीज आती है कि सामाजिक संदर्भ, समाज एवं सामाजिक संबंधों के बारे में हमारे मत, हमारी जो ओपिनियन होती है, हमारी आस्थाएं, जिन चीज़ों में हम बिलीव करते हैं और अपेक्षाओं को आकार देते हैं। तो क्या हम लोगों से क्या अपेक्षा रखते हैं, किस तरह के संबंध रखते हैं,
किस तरह की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, ये चीज़ें भी हम जिस समाज में समाजीकृत हुए हैं, जिस ग्रुप का हम हिस्सा रहे हैं, ये उसी के अनुसार आकार लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आस्थाएँ या जो मत, जो ओपिनियन हमारे हैं, किसी एक सामाजिक ग्रुप का हिस्सा होने के कारण ज़रूरी नहीं है कि वो आस्था गलत हो, पर संभावना तो हो सकती है ना कि वो गलत हो। तो इसीलिए ये कहा गया है कि जब हम पहली जो चीज़ें हम जानते हैं उनको अगर भूलेंगे, तो यह आवश्यक है। यह आवश्यकता इस बात से निकल कर आती है कि हो सकता है कि वह आस्था गलत हो। अब आगे चलते हैं तो यह बात आती है कि जो हमारा ये विशिष्ट दृष्टिकोण है, क्योंकि ये किसी एक विशिष्ट जगह पर खड़े होकर किसी एक विशिष्ट सामाजिक समूह का हिस्सा होते हुए डेवलप होता है, तो ये अक्सर ही अपूर्ण होता है और पूर्वाग्रह पूर्ण होता है। यानी आप रियलिटी का कोई आधा हिस्सा ही देख पाते हैं, छोटा हिस्सा ही देख पाते हैं, और उसके अंदर पूर्वाग्रह भी हो सकते हैं। अब ये पूर्वाग्रह होते हैं कि हम किसी समुदाय के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में बिना जानकारी लिए हुए, हमारे आसपास में सुनने के साथ साथ बिना किसी एविडेंस के उनके बारे में हम कुछ धारणाएं रखते हैं। जैसे फला कम्युनिटी ऐसे काम करती है, फला कम्युनिटी के लोगों का बिहेवियर यह होता है, फला कम्युनिटी इस तरह का व्यवहार दर्शाती है। तो ये बहुत सारे ये जो पूर्वाग्रह हैं, ये धर्म के आधार पर हो सकते हैं, जाति के आधार पर हो सकते हैं। और क्यों ये पूर्वाग्रह हमारे पास आते हैं? क्योंकि सामान्यतः सभी लोग इस तरह की बातें करते हैं और वो पूर्वाग्रह हम तक भी आ जाते हैं बिना किसी इंक्वायरी के। अब ये सामान्य जो बोध है वो हमारे सामाजिक समूह के हितों की तरफ झुका होता है। ये भी एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि जो सामान्य बोध जो कि हमें हमारे सामाजिक ग्रुप से मिलता है, वो सामाजिक समूह अपने हित के अनुसार ही चीज़ों को इंटरप्रेट करता है और इसीलिए वो अपने हितों के अनुसार सभी चीज़ों को देखता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कहीं न कहीं बहुत ही संकीर्ण नज़रिए से चीज़ों को देख रहा है, तो एक पूर्णता की तरफ वो हमें ले जाने से रोकता है। तो अब नया जो सवाल आता है, वो सवाल ये आता है, तो क्या हम समाजशास्त्र पढ़ के इन पूर्वाग्रहों को खत्म कर देते हैं? या पूर्वाग्रह जो लोगों के जो पूर्वाग्रह है, या तो वो खत्म हो जाते हैं, या फिर ये हमें एक ऐसा दृष्टिकोण दे देता है, ऐसा एटीट्यूड दे देता है जिससे हमें पूरी जो वास्तविकता है, यानी टोटल जो रियलिटी है, उसका पता चल जाता है। तो इस बात को अगर हम डिस्कस करें तो हम इसका उत्तर देंगे कि ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा हो तो फिर समाजशास्त्र सभी को पढ़ा दिया जाए, सभी के पूर्वाग्रह खत्म हो जाए, सभी टोटल रियलिटी को देख पाए, तो फिर ये कंपलसरी सब्जेक्ट ही बन जाए, सब लोग इसको पढ़ें और सब लोगों को पता चल जाए क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है। तो समाजशास्त्र ऐसा तो नहीं करता है। इसका उत्तर यही होगा कि समाजशास्त्र पूर्वाग्रहों को ना तो खत्म करता है और ना ही ऐसा दृष्टिकोण देता है जिससे संपूर्ण वास्तविकता का पता चल जाए। पर हाँ, यह ज़रूर है कि ये बताता है कि प्रत्येक स्थान से विश्व को केवल एक आंशिक व पक्षपाती दृष्टि से ही देखा जा सकता है। यानी कि किसी एक जगह पर खड़े होकर, जैसे अगर आप एक बड़ी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में नीचे से जब उस बिल्डिंग को देखते हैं तो आपको बिल्डिंग का जो नक्शा है वो कुछ और नज़र आता है। बिल्डिंग की एक तस्वीर अगर आप छत से लेंगे तो एक अलग तरह की तस्वीर आपको दिखाई देगी। बिल्डिंग के बीच के माले से अगर आप देखेंगे तो बिल्डिंग आपको अलग तरह से नज़र आएगी। तो हर एक जगह जो है वो आपको आंशिक और पक्षपाती दृष्टि से ही उस बिल्डिंग के बारे में चीज़ें बताएगी। उसी तरह से समाजशास्त्र हमें यह बताता है कि विश्व को, संसार को हर एक व्यक्ति जिस जगह से देखता है वो उस जगह से उसकी एक पार्शल, एक आंशिक और पक्षपाती दृष्टि से ही देख पाता है और उसका पूरा चित्र वह नहीं बना पाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम उस आंशिक और पक्षपाती दृष्टि से संसार की पूरी तस्वीर ना बनाएं, बल्कि हम उस तस्वीर को पूरा करने के लिए और जो अन्य लोग हैं जो अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं, उनके दृष्टिकोण को अपने दृष्टिकोण के साथ साझा करें और उसके बाद जो है संसार के बारे में या चीज़ों के बारे में कोई समझ विकसित करें। इसीलिए इससे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बात करता है संसार को केवल हमारे अपने दृष्टिकोण के अलावा हमसे अलग दृष्टिकोण, अलग लोगों के दृष्टिकोण से कैसे देखा जाए। समाजशास्त्र हमें यह सिखाता है। तो ऐसा कोई जवाब
समाजशास्त्र नहीं देता है कि वो पूर्वाग्रह को खत्म कर देगा, पर वो कहीं ना कहीं हमें इस रियलिटी से अवगत करवाता है कि एक व्यक्ति या एक समूह का जो नज़रिया है वो पूर्ण नज़रिया नहीं हो सकता, और उसके लिए हमें एक से ज़्यादा लोगों का जो दृष्टिकोण है उसको देखे जाने की ज़रूरत है। इससे जो नेक्स्ट मुद्दा डिस्कस किया गया है वो डिस्कस किया गया है सामाजिक सत्य। अब जैसे हम देखते हैं साइंस में वैज्ञानिक सत्य की बात होती है, तो वैज्ञानिक सत्य की जो प्रकृति होती है वो सार्वभौमिक होती है कि वैज्ञानिक सत्य हर जगह पूरे संसार में एक जैसा पाया जाता है। जैसे अगर हम ये कहें कि न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग गुरुत्वाकर्षण के कारण सेब या कोई भी वस्तु अगर ऊपर से धरती की तरफ गिरती है तो विश्व का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर सेब पेड़ से निकल के और आसमान की तरफ चली जाएगी। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल हर जगह पृथ्वी की तरफ ही उसे खींचेगा। तो पेड़ से जो सेब है वो हमेशा नीचे ही गिरेगी। लेकिन जब हम सामाजिक सत्यों की तरफ देखते हैं तो यह बात सामाजिक सत्यों पर लागू नहीं हो सकती। सामाजिक सत्य की प्रकृति वैज्ञानिक सत्य से थोड़ी भिन्न हो सकती है। सामाजिक सत्य के बारे में कहा गया है कि मानव समाज के संदर्भ में निष्पक्ष वैज्ञानिक सत्य की ओर बढ़ना हो तो मतलब उसकी तरफ हम बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, पूर्णतः उस तक पहुंच नहीं पा सकते। बढ़ना हो तो हमें सबसे पहले यह स्वीकार करना होगा कि सत्य एक नहीं है, यानी सत्य बहुत सारे हो सकते हैं। जैसा अभी पीछे बात की थी कि अलग अलग लोग अलग अलग आंशिक तौर पे चीज़ों को देखते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वो गलत देखते हैं। तो देखते तो सभी सही हैं। नीचे से देखने वाला व्यक्ति भी उसी बिल्डिंग को देख रहा है, ऊपर से देखने वाला व्यक्ति भी उसी बिल्डिंग को देख रहा है, लेकिन वो कुछ कुछ हिस्सों को देखते हैं। तो यानी सभी जो बातें कहेंगे वो सत्य है। तो सत्य एक नहीं है, सत्य कई सारे हो सकते हैं। समय के अनुसार, देश के अनुसार सत्यता में थोड़ा अंतर पाया जा सकता है। सामाजिक सत्य की हम बात कर रहे हैं, और समाजशास्त्र के क्षेत्र में सत्य की बहुलता एक समस्या है। तो हम इस चीज़ से तो हम कहीं ना कहीं जब इस सोशियोलॉजी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो हमें ये समझ आएगा कि हम किसी एक चीज़ पे कंसेंसस नहीं बना पाते हैं। तो सत्य की बहुलता है, पर इसके समाधान के लिए समाजशास्त्रियों ने जो एक सोल्यूशन निकाला है वो सोल्यूशन ये है कि समाजशास्त्र विभिन्न नज़रियों को आमने सामने करके उनकी तुलना करता है। तो समाजशास्त्र की ये जो सामाजिक सत्य हैं उनकी प्रकृति यही है कि वो बहुत सारे पाए जाते हैं, और हम फिर बहुत सारे सत्यों को इकट्ठा करके उनको आमने सामने रख के उनको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, और उसके जो कुछ मुख्य बिंदु हैं उन मुख्य बिंदुओं के आधार पर अपना कोई भी निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी पीछे बात हुई थी कि समाजशास्त्र पूर्वाग्रह मुक्त करने का दावा नहीं करता, बल्कि हमें अपने पूर्वाग्रहों को पहचानने की क्षमता विकसित करने का वादा करता है। यानी हम समाजशास्त्र की मदद से अपने पूर्वाग्रह को पहचान सकते हैं, साथ ही साथ आपको यह दिखा सकता है कि दूसरे व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचते हैं या वो आपको किस प्रकार देखते हैं। फला कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को कैसे देखती है, फला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कैसे देखता है। तो वो इस इस चीज़ का क्या फ़ायदा होता है कि जब आप स्वयं को बाहर से देखते हैं तो आप अपने बारे में सोचते हैं, और आप अपने आप को लगातार आलोचनात्मक और अधिक आलोचनात्मक तरीके से अगर आप देखते हैं तो आप अपने आप में सुधार की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया की तरफ बढ़ सकते हैं। अब यहाँ ये टर्म इन्होंने दी है कि जब दूसरे आपको ये दिखा सकते हैं आपके बारे में चीज़ें, तो इसे कहा जाता है स्ववाचक, या कभी-कभी इसे कहा जाता है आत्मवाचक। जब आप अपने बारे में सोचते हैं किसी दूसरे के नज़रिए से, और यह जो आत्मवाचक है यह अपने बारे में सोचने, अपनी दृष्टि को लगातार अपनी तरफ लाने की जो प्रक्रिया है उसमें आलोचनात्मकता अधिक होनी चाहिए। यानी आप आपकी जो भी लिमिटेशन है, आपकी जो सीमाएं हैं उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें, बजाय इसके कि आप अपनी आत्ममुग्धता की तरफ रहें, कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी बड़ाई करते रहें। इसके पश्चात इस
पाठ के अंदर एक और संप्रत्यय दिया गया है, जो संप्रत्यय बात करता है सामाजिक नक्शे की। अभी तक आपने भौगोलिक नक्शे, जलवायु से संबंधित नक्शे, राजनीतिक नक्शे, इस तरह के नक्शे सुने थे, लेकिन सामाजिक नक्शा एक अलग टर्म्स है। ये टर्म बेसिकली इस बारे में बात करती है कि समाज के अंदर आपका स्थान क्या है। बहुत ही सरल शब्दों में कहा गया है कि समाज में आपका स्थान निर्धारित करने के लिए जो नक्शा बनाया जाए उसे सामाजिक नक्शा कहते हैं। उदाहरण के लिए, आपकी उम्र 17 या 18 वर्ष की है, तो आप उस सामाजिक समूह के सदस्य हैं जिसे युवा पीढ़ी कहा जाता है। इस प्रकार अगर हम सामाजिक नक्शे के कुछ कंपोनेंट्स देखें जिनके आधार पर कोई सामाजिक नक्शा बनता है, तो उसके अंतर्गत आते हैं क्षेत्रीय या भाषाई भाषाई समुदाय, परिवार की आय अनुसार आर्थिक वर्ग, आपका धार्मिक समुदाय, आपकी जाति या जनजाति, या ऐसे ही किसी अन्य सामाजिक समूह की सदस्यता। ऐसी प्रत्येक सामाजिक पहचान सामाजिक नक्शे में एवं सामाजिक संबंधों के ताने बाने में आपका स्थान निर्धारित करती है कि आप किस सामाजिक समूह से है, किस वर्ग से है, किस धर्म से है। ये सारी चीजें कुल मिलाकर जो है सामाजिक संबंधों और सामाजिक नक्शे में आपके स्थान को निर्धारित करती है। एनसीईआरटी की किताब में इस तरह से दिखाया गया है कि कैसे एक सामाजिक नक्शा बन सकता है, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की अपनी जो स्थिति है वो उसकी जाति से, उसकी धर्म से, उसकी आर्थिक सीमाओं से दिखाई जा सकती है। यह आपने अभी तक जो भी पॉलिटिकल मैप देखे हैं या ज्योग्राफिकल जो मैप्स देखे हैं उससे डिफरेंट है। ये सोशोलॉजिकल मैप है जो कि आपकी सोशोलॉजिकल जो स्थिति है, समाजशास्त्रीय जो स्थिति है, उसको दर्शाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र केवल आपका या अन्य लोगों के स्थान निर्धारण करने में मदद तो करता है और विभिन्न सामाजिक समूहों के स्थानों का वर्णन करने के अलावा और भी बहुत सारी चीजें सिखा सकता है। इस संदर्भ में ही अमेरिका के प्रसिद्ध जो समाजशास्त्री हैं सी राइट मिल्स, वो लिखते हैं कि समाजशास्त्र आपकी व्यक्तिगत परेशानियों एवं सामाजिक मुद्दों के बीच की कड़ियों एवं संबंधों को उजागर करने में आपकी मदद कर सकता है। अब इसको बहुत ही अच्छे से समझने की जरूरत है। दो मुख्य मुद्दे उन्होंने बताए हैं कि आपकी व्यक्तिगत परेशानियां और सामाजिक मुद्दे, ये दोनों एक दूसरे से कैसे संबंधित होती हैं, इनके बीच में किस तरह की चेन होती है और किस तरह का संबंध होता है, वो समाजशास्त्र आपको समझा सकता है। चलिए उदाहरण के साथ देखते हैं कि व्यक्तिगत परेशानियों से मिल का क्या तात्पर्य है। उनके अनुसार विभिन्न प्रकार की व्यक्तिगत चिंताएं जो है वो व्यक्तिगत परेशानियां होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए हो सकता है कि आपके परिवार के बड़े सदस्य हैं, आपके भाई बहन या दोस्त आपके साथ जो व्यवहार करते हैं उससे आप खुश नहीं हैं। शायद आप भविष्य के बारे में या किस तरह से आपको नौकरी मिलेगी इस बारे में भी चिंतित हैं। ये सारे ऐसे लक्षण हैं जो किसी व्यक्ति विशेष से जुड़े हैं और इनका अर्थ इस व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य तक ही सीमित है। आप अपने व्यवहार, अपने आसपास के लोगों के व्यवहार, अपने भविष्य, अपनी नौकरी, तो यहाँ सारी चीजें जो भी चीजें बताई जा रही हैं वो व्यक्तिगत स्तर पर बताई जा रही हैं। तो ऐसी जितनी भी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, जो व्यक्तिगत परेशानियां हैं, वो आपके व्यक्तिगत मुद्दे हैं। जबकि एक सामाजिक मुद्दा बड़े समूह से संबंधित होता है, ना कि एक व्यक्ति जो उस समूह से जुड़ा हुआ है। तो आप जिस समूह का हिस्सा है उस समूह के का हिस्सा होते हो, आपकी कुछ व्यक्तिगत परेशानियां हैं, लेकिन कुछ सामाजिक मुद्दे भी होते हैं जो कि समाज में मोटे तौर पर पाए जाते हैं, जो बहुत बड़े ग्रुप को प्रभावित करते हैं। मिल का कहना है कि ये व्यक्तिगत परेशानियां और ये सामाजिक मुद्दे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। चलिए देखते हैं कैसे वो बता रहे हैं कि जिस तरह से अभी हमने जो उदाहरण लिया था कि आपके साथ बड़े सदस्य की या आपके बड़े भाई बहन आपके साथ जो व्यवहार करते हैं और जिससे आप खुश नहीं रहते हैं, वो कहीं ना कहीं एक सामाजिक घटना को दर्शाता है जिसे कहा जाता है जनरेशन गैप। यानी युवा पीढ़ी और जो बड़ी पीढ़ी है उनके बीच का जो अंतराल होता है उसे पीढ़ी अंतराल कहा जाता है, जनरेशन गैप कहा जाता है। तो आपसे बड़े और आप में जिस तरह का संघर्ष पाया जाता है वह संघर्ष जनरेशन गैप के कारण होता है।
और यह जनरेशन गैप एक सामाजिक प्रघटना है, यानी लगातार घटने वाली ऐसी घटना है जो अनेक समाजों में पाई जाती है एवं समय कालों में समान रूप से पाई जाती है। तो ऐसा भी नहीं कि ये इसी समय पर अलग अलग समाजों में पाई जाती है, अलग अलग समयों पर भी, पुराने समय में भी इस तरह से जनरेशन गैप और उस जनरेशन गैप को लेके जो स्ट्रगल और किसी न किसी तरह के जो संघर्ष रहे हैं वो हमेशा पाए जाते हैं, सभी समाजों में पाए जाते हैं। दूसरा एक मुद्दा जिसे बेरोजगारी की जैसे हमने बात की ऊपर, तो बेरोजगारी एक तरह से व्यक्तिगत समस्या तो है, लेकिन यही बेरोजगारी या परिवर्तनशील व्यावसायिक संरचना का प्रभाव भी एक अन्य सामाजिक मुद्दा है जो विभिन्न प्रकार से लाखों लोगों से संबंधित है। उदाहरण के लिए सूचना तकनीकी से संबंधित व्यवसाय में अचानक तेजी आना या साथ ही साथ खेती में श्रम की मांग की कमी हो जाना। ये चीज़ें अगर हुई हैं तो इससे बहुत सारे लोग जो हैं, लाखों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। एक तरफ वो जो व्यक्ति प्रभावित हुआ है तो एक व्यक्ति की वो व्यक्तिगत समस्या हो सकती है, लेकिन क्योंकि उस तरह की समस्या से बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं और बहुत सारे लोग किसी सामाजिक और आर्थिक जो घटनाएँ हैं, उन घटनाओं के कारण वो प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए ये सामाजिक समस्याएँ हुई। तो हम देखते हैं कुछ और जो उदाहरण हैं जैसे सांप्रदायिकता, जातिवाद, लैंगिक भेदभाव, ये सारी सामाजिक समस्याएँ हैं और इन समस्याओं में व्यक्तिगत या तो शोषित के रूप में इनमें भाग लेता है या फिर शोषक बनता है। ये सब सामाजिक नक्शे हमें हमारे समाजीकरण से सहज बोध के रूप में मिलते हैं, पर ये भ्रामक हो सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि ये जो सारी समस्याएँ हैं, ये इस तरह की बहुत सारे जो चीज़ें हैं, जो संबंध हैं, ये सहज रूप से हम लोगों को मिल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जातिवाद को लें, तो जातिवाद के अंदर कुछ जातियाँ अपने आप को उच्च जातियाँ समझती हैं, कुछ जातियाँ जो समझी जाती हैं कि वो नीची जातियाँ हैं, तो उच्च जाति के लोग नीची जाति के लोगों का शोषण करते हैं और ये शोषण हमारे समाजीकरण में, हमारे सहज बोध में सहज रूप से हमारे सामने आता है, तो हम इसको क्वेश्चन ही नहीं करते। हाँ, कुछ लोग ये मानते ही हैं कि कुछ जातियाँ बड़ी जातियाँ हैं, लेकिन जाति संरचना क्या है, उस जाति संरचना को कैसे समझा जाना चाहिए और किस आधार पर कोई व्यक्ति अपने आप को उच्च जाति का कह रहा है और उच्च जाति का होने से क्या वो हमारे जो दूसरा कोई व्यक्ति है उसका आर्थिक शोषण करने के लिए उसको परमिशन मिल जाता है। इस तरह के बहुत सारे जो सवाल हैं, वो सवाल तब किए जा सकते हैं जब आप सामाजिक जो ज्ञान है, उस ज्ञान की पड़ताल करते हैं और समाजशास्त्र विषय को पढ़ते हैं। तो अंत में मैं अपनी इस प्रेज़ेंटेशन को समाप्त करना चाहूँगी इस सेंटेंस के साथ कि समाजशास्त्र हमें कई दृष्टिकोणों से सामाजिक नक्शे बनाकर स्थिति का तुलनात्मक रूप से सही जायजा लेने का नज़रिया प्रदान करता है। यानी सामाजिक नक्शे तो हम बनाते हैं, जो बहुत सारी जो हमारी अस्मिताओं के जो भी स्वरूप हैं, उनको देखकर समझकर लेकिन उनको कई दृष्टिकोण से बनाया जाता है और फिर उनकी तुलना की जाती है। तुलना को सही तौर पे जो है उसका एनालिसिस किया जाता है, उससे किसी भी तरह की एक जो आइडिया है वो प्रेज़ेंट किया जाता है या एक नज़रिया प्रदान किया जाता है। थैंक यू।